हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पूरा प्रश्न आप लोग नोट करते रहिए, नोट करके बताइएगा कि कैसे प्रश्न हैं, कैसा है, कैसा सेशन आप लोगों को लगता है। तो इसको आप लोग पूरा वॉच करके पूरा देखिए और वन लाइनर के तरीके उसको नोट जरूर करिएगा। तो आप लोगों को प्रश्न कैसे लगते हैं, प्रश्न अच्छे हैं या कैसे हैं, आप लोगों को समझ में आते हैं? अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, कितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारी क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं, समझ में आता है। कहाँ कहाँ से कौन है इसको भी कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो को पहुँच रही है। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छी क्लास लग रही हो तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को हमेशा, जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे, बिल्कुल वन लाइनर के तरीके। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबंध अनुवाद किया है। किसने किया है पूछ रहा है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। आगे देखिए, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसे कहा जाता है? किसने कहा है पूछ रहा है। तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी हैं। पंक्ति किसकी है पूछ रहा है। तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है, कहाँ से ली गई है? तो भारत भारती से लिया गया है। दो प्रश्न तैयार हुए। आगे देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी का स्फुट कविताओं का संग्रह क्या है? मानसी है। आगे देखते हैं, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। आगे देखते हैं, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। तो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह क्या है? प्रवासी के गीत। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, नोट करिएगा इसको भी। आगे देखते हैं, अपलक और क्वासी काव्य कृति किसकी है? तो अपलक और क्वासी काव्य कृति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कभी कभी इनका उपनाम भी पूछ लेता है, नवीन किसका उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा रचना निराला ने कब की है? पूछ रहा है कब की रचना है कि राम की शक्ति पूजा की निराला जी की है रचना, पर कब किया है? तो 1936 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1936 ईस्वी में है। आगे देखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कथन किसका है? तो निराला परिमल की भूमिका में से लिया गया है। आगे देखते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह पंक्ति किसकी पूछ रहा है? तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखते हैं, किस कवि ने दादाभाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त किया है? तो किस कवि ने दादाभाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त किया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। कभी कभी इनका प्रेम घन इनका भी नाम पूछ लेता है। बद्री नारायण प्रेम घन किसका नाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनका उपनाम हो गया। आगे देखते हैं, वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? किसको मिला है? वियोगी हरि को मिला है। कितने रुपए मिला है? 1200 रुपये मिला है। किसके लिए मिला है? हिंदी में किस कृति पर मिला है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए? तो वीर सतसई के लिए मिला है। 3 प्रश्न है ऐसे मिल गए। आगे देखिए, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है?
किसने दिया है? भारतेंदु ने दिया है। किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो प्रबोधिनी में दिया है। किसमें? प्रबोधिनी में होगा। आगे देखते हैं, जयंती राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है पूछ रहा है। तो राधा कृष्ण दास की पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? कौन सा कवि है ऐसा जो भारतेंदु का फुफेरा भाई था, यानी कि बुआ का लड़का था? तो राधा कृष्ण दास होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे इनके, यानी कि बुआ के लड़के थे। आगे देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। किसने? प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से किया है? तो अब्र उपनाम से किया है। किसमें? अब्र के उपनाम से किया है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी काव्य कृतियों की भाषा तरण का आरंभ किस युग में हुआ है? तो अंग्रेजी काव्य कृतियों में भाषा तरण का आरंभ किस युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ है। आगे देखते हैं, खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी है? तो खुसरो जैसे, अब यही प्रश्न फिर आ रहा है कि पहेलियों और मुकरियों के जनक कौन होंगे? अमीर खुसरो हैं। तो उन्हीं की तरीके किसने पहेलियों और मुकरियों में रचनाएं लिखी है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है। आगे देखते हैं, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? तो समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? तो भारतेंदु युग की है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी की हिमायत कविता किसकी कविता है? तो हिंदी की हिमायत कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे देखते हैं, हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति है। किसकी होगी? राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति है। अगला देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक काल को के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। किसका है? कब का है? तो भारतेंदु युग का है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन होंगे? लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट होंगे। कौन होंगे? लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट हैं। आगे देखते हैं, नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी होगी? प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे देखते हैं, सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। आगे देखते हैं, भारतेंदु की विद्या गुरु कौन थे? कौन थे भारतेंदु युग के? भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु थे। दिख रहा है, कौन होंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आगे देखते हैं, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। क्या होगा? खड़ी बोली होगा। अगला देखिए, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है जिसे चारणों में नाम दिया गया है। तो किस भाषा में है? तो पिंगल भाषा में है। किस में होगा? पिंगल भाषा में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो कौन सी है? प्रेमचंद की एक रचना होगी पंच परमेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखते हैं, बांगुरी बोली का किस बोली के निकट संबंध है? तो बांगुरी बोली का किस बोली के निकट संबंध है? खड़ी बोली के निकट संबंध है। आगे देखते हैं, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में होगा? महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आप लोगों को पता भी होगा। तो आंध्र प्रदेश में राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा होगी तेलुगु है। अगला देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। किसमें होगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल। नंबर पे मत जाइएगा कि 1 2 नंबर 3 नंबर से चालू कर रही हैं या 5 नंबर से, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। केवल आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रश्न देखना है बस, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है। आप लोगों को प्रश्न हर तरह से हैं, तो नंबर पर मत जाइएगा। हम बार बार कह रहे हैं, नंबर पर मत जाइए कि 1 है 2 है या 3 है, ऐसे करके मत पढ़िएगा। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो किसमें होगा? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो इतना। आगे देखिए कुछ रचनाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। अब ये भाषाएं पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, मैंने आप लोगों को कल परसों भी शायद पढ़ाया है कि कौन सी 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, 4 भाषाएं ऐसी जोड़ी गई हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। आगे देखिए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। आपको मैंने कल भी पढ़ाया है। भारत के में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। कौन सा है? इंडो आर्यन है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या होगा? चीनी तिब्बती है। चीनी तिब्बती। अगला देखिए, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? किरात कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो जिड़ सासड़ भैसिहु सो मई कहियु सारु, जो पालई सई भायु कर सो तरि पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम है। अजीब सा है, पूरा शुद्ध खड़ी बोली में है, सॉरी पूरा ब्रजभाषा में है। भाषा ही अजीब है। किसकी भाषा है? सॉरी किसकी रचना है? तो देवसेन की है। आगे देखते हैं, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। आगे देखिएगा, अपभ्रंश के योग में राजशासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा कहा जाता है। आगे देखिए, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी। एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। उसी में कंटिन्यू करते चलिए। जो साहित्य में कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाता है, कुछ कहा नहीं जाता है। तो आप लोग सीक्वेंस का मत देखिएगा कि कहाँ से पढ़ा रही, कौन सा नहीं पढ़ा रही हैं। तो आप लोग ऐसे ही नोट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।